अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सीकर्स। मैं हूं सुभान और CS2 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है बड़ा। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 3 है असल में इसके जो क्वालिटीज़ हैं यानी कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है यानी इसकी समरी जो है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ना है जी फर्स्ट सी प्रोग्राम, उसके लिए वेरिएबल्स, डाटा टाइप, अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये पढ़नी है। अब इनके लिए मैंने स्पेशल स्पेशल ना कंप्लीट थर्ड लेक्चर का ये बना दिया है। यहाँ से आपको हर तरह का मिल जाएगा विदाउट प्रोग्राम, जिसमें हर एक चीज़ डिटेल से बता दी है मैंने, और जितना जितना आपको प्रोग्राम के लिए चाहिए वो मैंने इसमें लिख दिया है। तो हम इसी से पढ़ेंगे, बाद में मैं आपको हैंड आउट्स पे दिखा दूंगा। सो एक जनरल लुक हमारा जो प्रोग्राम सी में होता है वो इस तरह का होता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, जब भी आप div प्लस प्लस में या किसी सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिखोगे तो ऐसे नहीं। अच्छा, आपके प्रोग्राम में ना खास तौर पे यहाँ IO स्ट्रीम के आगे ना H लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है IO स्ट्रीम डॉट एच। असल में ये है क्या, ये अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि IO स्ट्रीम डॉट एच है क्या। इस तरह से वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंट मेन लिखा होगा। ये एक जनरल लुक है बड़ा प्रोग्राम का, बट इसमें हम कुछ चेंजिंग्स करेंगे क्योंकि हमने जो प्रोग्राम लिखना होगा इसके साथ कोई फाइल अटैच नहीं हुई, हमने फाइल अटैच करनी है। उसके अलावा हमने जी सी आउट को बताना है, ये अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो सी के अंदर जो जनरल प्रोग्राम है वो इस तरह से लिखा जाता है कि इंक्लूड IO स्ट्रीम मेन, ये अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। इंक्लूड क्या है? दिस इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी कि प्रोसेस होने से पहले ये बताता है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता। इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। मैंने कहा ना ये प्री प्रोसेसर है कि प्रोसेस होने से पहले, प्रोग्राम के चलने से पहले ये बताता है कंपाइलर को। क्या बताता है? इट टेल्स द सी कंपाइलर टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ दिस फाइल। ये फाइल ना, जब आप प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं तो आपके पास कुछ फाइल्स पहले से मौजूद होती हैं। जैसे कि कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता आपका प्रोग्राम लिखते हुए, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने पहले बात की थी कि वो स्टूपिड है, उसको इनपुट आउटपुट लेने का भी नहीं पता। तो आप अब उसको शुरू से ये तो नहीं बताओगे भाई इनपुट ऐसे ले आउटपुट ऐसे ले। तो ये वो फाइल है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट और हर तरह की चीज़ें जो पड़ी होती हैं, उन फाइलों को इंक्लूड करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। यानी कि अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए हम इंक्लूड का वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई वो फाइलें भी साथ जोड़ लो और उनमें जो लिखा हुआ है वो भी काबिल इस्तेमाल है बड़ा। So it tells the C compiler to include the content of this file. The sign hash, known as hash and also called a sharp, इसको हम sharp भी कहते हैं और hash भी है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। जस्ट इतनी सी बात है बड़ी, हमारे हैंडआउट्स में भी ये नीचे बताया गया इंक्लूड के बारे में, वही बात है बड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा डिटेल अब आप आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इंक्लूड या ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये क्या है। अगला IO स्ट्रीम डॉट एच, हमारे जो हैंडआउट्स हैं यहाँ पर IO स्ट्रीम डॉट एच लिखा हुआ जैसे कि मैंने कहा था। पर जब क्योंकि ये लिख रहे हैं एडिटर के अंदर, मैंने कहा था ना सिंपल नोट पैड के अंदर लिख रहे हैं, तो नोट पैड में आपको एक्सटेंशन बतानी होगी। लेकिन अगर आप लिखते हैं डिव C++ में, कोड ब्लॉक में, विजुअल स्टूडियो में, तो उसमें आप IO स्ट्रीम के बाद एच नहीं लगाएंगे। तो IO स्ट्रीम क्या है? दिस इज़ द नेम ऑफ द लाइब्रेरी डेफिनेशन फॉर फाइल फॉर ऑल इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। जैसे कि मैंने कहा कि इंक्लूड एक फाइल अटैच करने में मदद करेगा, तो IO स्ट्रीम वो फाइल है पड़ी, और ये I मीन इनपुट, आउट O मीन आउटपुट, स्ट्रीम यानी कि ये हमें इनपुट आउटपुट करवाने में हेल्प देती है। जब आपने अपने प्रोग्राम से कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना हो इनपुट या आउटपुट के लिए, देन आपको ये फाइल पहले अटैच करनी पड़ेगी ताकि उसको पता हो कि इनपुट आउटपुट कैसे लेना है। Your program will almost certainly want to send stuff on the screen and read things from the keyboard. This file has code, do it. ठीक है, यानी क्या होता है कि आपके प्रोग्राम ने कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ को स्क्रीन या स्पीकर की तरफ भेजना होता है, तो इस फाइल के अंदर वो सारा स्टफ है, कोड है पड़ा जो इसको बताएगा कि आपने कैसे डाटा भेजना है या लेना है। उसके बाद आ जाता है जी मेन। ठीक है, यानी कि हमारा पहला हो गया इंक्लूड, IO स्ट्रीम हो गया, आगे आता है मेन। अब मेन क्या है? द नेम मेन इज स्पेशल in C++. There are many functions in C program, but the function written in main will run first. आपने एक प्रोग्राम लिखा 1000 लाइन का, उसके अंदर ना आप बहुत से कोड बना, ब्लॉक्स बना दोगे, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा, ये तीसरा, अपनी इजीनेस के लिए। तो भाई प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या पता कि पहले कौन सा चलाना है, तो जो प्रोग्राम मेन के अंदर लिखा होगा, अब मेन के अंदर यहाँ पर नहीं बल्कि ये जो आगे करली ब्रैकेट्स आ रही हैं, जो प्रोग्राम यहाँ लिखा होगा वो सबसे पहले चलेगा। मेन हैज़ पैरेंथेसिस। In this program it has nothing but it holds the programming data in programs. ठीक है, पैरेंथेसिस मेन क्या, ये पैरेंथेसिस लगी हुई है यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। इस प्रोग्राम के अंदर तो कुछ नहीं लिखा क्योंकि हम एक जनरल प्रोग्राम के अंदर यहाँ कुछ नहीं लिखते, लेकिन जब आप बड़े प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप कुछ अगर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देनी होती हैं
कंपाइलर को, तो वो आप इसके थ्रू देते होते हैं, इसके अंदर लिखते होते हैं। वो हम आगे 20वें-22वें लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, तो अभी उसके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आया था जी करली ब्रैकेट्स, इंक्लूड हो गया, मेन हो गया, अब ये करली ब्रैकेट्स यहाँ से यहाँ तक। सो करली ब्रैकेट का क्या काम है? करली ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रेसेस, इनको हम ब्रेसेस भी कहते हैं। अब दूसरी बात, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग, दे ग्रुप द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम टुगेदर। आपने प्रोग्राम लिखा, अब उस प्रोग्राम में ना 2-3 हिस्से थे। पहला हिस्सा ये था कि भाई आपने कहा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर, ये उससे ना ले ले, पहला हिस्सा हो गया। फिर दूसरे में आपने कहा हाँ अब इसके ऊपर ये कैलकुलेशन करो, ऐसे करो वैसे करो, और ये दूसरा हिस्सा। तो ये जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, ये आपके प्रोग्राम को ना ग्रुप करने में मदद देती है। यानी कि प्रोग्राम का हिस्सा तो वो रहेगा, पर ये हो कि वो इकट्ठा चलेगा और उसमें चेंजिंग करना आसान होगी, और वो ग्रुप के तौर पर ना वो सारी इंस्ट्रक्शन काम करेंगी। तो जब भी आपने कोई ग्रुप लिखना होगा कोड का, तो आप करली में लिखेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। फॉर एवरी ओपन ब्रेसिस देयर मस्ट बी अ क्लोज ब्रेसिस, हर ओपन ब्रेस के लिए एक क्लोज ब्रेस लाजमी होती है। अगर हम अपने प्रोग्राम हैंडआउट्स की तरफ आए तो ये रहा मेन, ये मेन के बारे में आप पढ़ लेंगे, सारा कुछ वही है जो बताया है। यहाँ पर वो बता रहा है कि पैरेंथेसिस जो है ये नॉर्मल ब्रैकेट है विद मेन हेयर, पैरेंथेसिस कंटेन नथिंग। आगे नेक्स्ट देयर इज द करली ब्रैकेट, फॉर एवरी ओपन ब्रेस मस्ट बी अ क्लोज ब्रेस, ब्रेस इज अलाउड टू ग्रुप टुगेदर पीस ऑफ प्रोग्राम, ये वो। आगे क्या आ जाता है ये, आगे हमारे पास है सी आउट। सी आउट क्या है? सी आउट इज द फर्स्ट कमांड इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम में सी आउट हम पहली कमांड सीख रहे हैं, यानी ये पहला एक लफ्ज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहना हो कि हाँ भाई ये काम कर दो, चावल उठा के लाओ, चीनी उठा के लाओ, ये उठा के लाओ, वो उठा के लाओ, तो उसमें जो ये उठा के लाओ वर्ड है पड़ा, ये आपका कुछ भी उठाने के काम आता है। इसी तरह सी आउट जो वर्ड है, ये कोई भी चीज़ या कोई भी डाटा आपने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है तो उसके लिए यूज़ है। तो जब आपने कोई डाटा स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होगा तो आप क्या कहोगे कंप्यूटर को? हाँ भाई ये ले जा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर को कोई भी डाटा स्क्रीन पर भेजने के लिए कहना तो आप सी आउट वर्ड यूज़ करोगे, सिंपल सी बात है। इट इज़ स्ट्रीम, स्ट्रीम इज़ लाइक अ डोर विच टेक्स योर डाटा अकॉर्डिंग टू इट। यानी कि स्ट्रीम एक दरवाजे की तरह होता है जो आपका डाटा ले जाती है। तो सी आउट, सी मीन सी आउट मीन आउटपुट, सी आउट टेक डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू द आउटपुट डिवाइस। सी का क्या काम है? ये आउटपुट जो आपका डाटा होता है इसको आउटपुट डिवाइस की तरफ लेकर जाता है। अच्छा ये आ गया साइन। अब अगर आप प्रोग्राम की तरफ वापस चलें तो यहाँ देखें ये सी आउट हो गया, और इसके आगे ये साइन, जो ये साइन क्या काम करता है? असल में हमें ना डाटा की डायरेक्शन बताता है। द साइन इंडिकेट द डाटा डायरेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर इन द अबव प्रोग्राम। यानी कि जो साइन, ये वाला साइन है, बट ये बताता है कि भाई डायरेक्शन, डाटा किस से किस तरफ जाएगा। तो ये हमारा जो डाटा इस तरफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये डाटा यहाँ से यानी कंप्यूटर से सी आउट की तरफ जाएगा, और सी आउट उसको भेज देगा आउटपुट डिवाइस की तरफ। In above program, it is toward the C out, means computer sends the data to C out and output device which is displayed over screen। यानी कि जो कंप्यूटर है वो C out को डाटा भेजेगा, और C out की प्रोग्राम हमारा IO स्ट्रीम में लिखा होगा, IO स्ट्रीम में बताया हुआ कि C out क्या करता है। तो C out उस डाटा को भेज देगा कहाँ पर? स्क्रीन के ऊपर। द थिंग बिटवीन डबल कोटोज इज ऑलवेज इज कॉल्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर, ये मैंने डबल कोटोज के अंदर लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो जो भी चीज़ डबल स्ट्रिंग में आती है, डबल क्वार्टर्स में आती है, वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है। वैन एवर इट इज़ रिटर्न आफ्टर दिस साइन इट इज़ सेंड एज इट इज़ टू द आउटपुट डिवाइस। यानी कि जब भी आप इसको डबल क्वार्टर्स में कोई भी चीज़ लिखोगे इस साइन के बाद, यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है सी आउट के बाद ये साइन हो, और उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ डबल क्वार्टर्स में लिखते हो तो वो जैसी की जैसी लिखी हुई है, चाहे उसमें जो मर्जी है पड़ा, वो डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस यानी कि स्क्रीन के ऊपर भेज दी जाएगी और वो आपको दिखा देंगे। आगे सेमीकोलन इंडिकेट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इट इज़ कंपल्सरी एट द एंड ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि सेमीकोलन आप अपनी बात के अख्ताम पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे कहा हाँ भाई ये चीज़ ले जा, जब मैंने कहा ले जा, उसके बाद सेमीकोलन, अच्छा ये मुझे भेज दे, फिर सेमीकोलन, अच्छा इस तरह का ये उधर भेज दे, फिर सेमीकोलन। यानी कि जैसे जैसे आपकी एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म होती जाएगी आप वैसे वैसे आगे सेमीकोलन लगाते जाएंगे, ताकि उस कंप्यूटर को पता हो कि भाई मैंने कितना प्रोग्राम चलाना है और कितना प्रोग्राम नहीं चलाना। सो सेमीकोलन इज़ यूज टू टर्मिनेट आप इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारे हैंड आउट्स आगे ये साइन के बारे में बताया हुआ, सी आउट, ये आगे बताया जी डबल कोटोस क्या है पड़ा, यहाँ उन्होंने सेमीकोलन के बारे में बताया हुआ है सारा। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं जी वेरिएबल्स की तरफ। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वी नीड टू स्टोर डाटा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। हमें प्रोग्रामिंग के दरमियान डाटा स्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। वेरिएबल आर लोकेशन इन मेमोरी वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। यानी कि वेरिएबल ना असल में मेमोरी, हमारी जो रैम है इसको मेमोरी कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो लेक्चर लाजमी देखें, ताकि क्योंकि आप प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको उसका मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए उसके ऊपर। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसको देख लें।
मेमोरी लोकेशन आर लाइक पोस्ट ऑफिस एड्रेस, क्योंकि ये जो अब ये मैंने एक मेमोरी का एक छोटा सा ना खाका बना दिया है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये इनके जो एड्रेस होते हैं ये पोस्ट ऑफिस टाइप होते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर न्यूमेरिकल एड्रेस लाइक ये, यानी कि इस तरह के एड्रेस होते हैं मेमोरी के अंदर, हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का नंबर। अब इसको आप याद नहीं कर सकते, हाँ भाई एक्स ये वो उसके अंदर मैंने डाटा रखा ले गया हो, अब कितने एड्रेस याद रखोगे, 2-4 हो फिर भी बात है। सो वी गिव द नेम थ्रू द मेमोरी एड्रेस टू रिमेंबर इट इजीली। अब भाई हमने डाटा रखना है, ठीक है, हम इस नाम के अंदर भी रख सकते हैं, पर वेरिएबल बनाने की क्या ज़रूरत है, वेरिएबल बनाने की ये ज़रूरत है कि हम उसे आसानी से याद रख सकें और जब चाहिए हो हम उससे डाटा मंगवा सकें। तो हम इस वेरिएबल यानी कि ये एक जगह है पड़ी ये वाली, इसको हमने क्या किया है कि हमने एक नाम दे दिया है, उस नाम से क्या है पड़ा कि ये भाई ये जो हिस्सा है पड़ा ना, ये हमारा मेमोरी एड्रेस अंडरलाइन बॉक्स इज लाइक अ वेरिएबल, वी गिव इट अ नेम एक्स। हमने ना इसको नाम दे दिया एक्स का, कि भाई ये जो बॉक्स है इसका नाम एक्स है और ये फिक्स होगी एक्स के नेम से। अब जब भी मैं एक्स को पुकारूंगा तो मुझे इसके अंदर मौजूद डाटा मिल जाएगा, और अगर मैं एक्स को कोई चीज़ दूंगा तो एक्स उसको अपने इस बॉक्स में रख लेगा, मेमोरी यानी कि रैम के अंदर। इन प्रोग्राम एवरी वेरिएबल हैज़ नेम, टाइप, साइज एंड वैल्यू, यानी कि हर वेरिएबल के 4 हिस्से होते हैं, नेम, टाइप, साइज एंड वैल्यू। सबसे पहले आया था ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये चारों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले असाइनमेंट, वेरिएबल विद द नेम, टाइप एंड साइज इज जस्ट अ एम्प्टी बॉक्स, यानी कि अगर मैं इसका एक नाम एक्स रख दिया है, इसका टाइप मैं बताता हूँ, टाइप और साइज़ क्या है ये हमने आगे डिस्कस करना है। तो अगर इन तीनों के साथ अगर हम बात करें तो जो मेमोरी है वो एक खाली डब्बा है, जैसे कि ये खाली डब्बा अब है पड़ा। वही पुट वैल्यू इट मीन स्टोर इन इट, यानी कि हम इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं, यानी कि वो स्टोर करते हैं। पुटिंग वैल्यू इन वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी कि अगर आप एक वेरिएबल के अंदर वैल्यूज डालते हैं तो इसका असल मतलब ये है कि आप उसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू, उसके अंदर रख रहे हैं वैल्यू। फॉर साइनिंग द वैल्यू वी यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि हम वैल्यूज़ को साइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि इक्वल साइन है। जैसे कि अलजबरा के अंदर हम x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो x में 5 हो जाता है, x 5 के इक्वल हो जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही जब आप किसी वेरिएबल के आगे इक्वल का साइन लगा कोई वैल्यू देते हैं तो उसकी मेमोरी एड्रेस में सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं लिखता है x इज इक्वल टू 2, तो वो जो 2 है पड़ा वो यहाँ इसके अंदर लिखा जाएगा, मैंने x को एक वैल्यू असाइन कर दी है, ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैंने इफ़ वी राइट x इज इक्वल टू 5 इट मीन वी आर पुटिंग 5 इन द मेमोरी लेबल्ड एज x, यानी कि ये मैंने इसको लेबल किया हुआ x, इसके अंदर मैंने 5 रख दिया। जब मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब ये है। वी कैन स्टोर नंबर, करेक्टर एंड एवरी टाइप ऑफ डाटा इन वेरिएबल, यानी कि हम हर तरह का डाटा रख सकते हैं वेरिएबल के अंदर। वी कैन स्टोर रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन वेरिएबल विच वी विल प्रैक्टिस इन प्रोग्राम, यानी कि हम क्या करेंगे, हम अपना कोई मैंने कहा 2 + 3 करो, ठीक है, ये 2 + 3 का आंसर आ गया 5। अब मैं वो 5 भी कहीं भी रख सकता हूँ, किसी भी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर दूँ, मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन इसका पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा, इसको कोई नाम दूंगा और उसके अंदर फिर वैल्यू रख लूँगा। तो इसको हम प्रोग्राम में देखेंगे। टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन वेरिएबल डिपेंड अपॉन डाटा टाइप। अब बात वही आ गई भाई, मैंने इसके अंदर कोई अलग अलग किस्म का तो डाटा रखना है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा भाई कौन से वेरिएबल में किस टाइप का डाटा रख सकते हैं। तो उसके लिए हम डाटा टाइप पढ़ते हैं। डाटा टाइप क्या होती है, अ वेरिएबल हैज़ एसोसिएटेड डाटा टाइप विद इट which basically tells which and how much data can be stored in variable। असल में डाटा टाइप बताती है, ये हम वेरिएबल बनाते हुए साथ बताते हैं कि भाई इस टाइप का ना वेरिएबल बना दो। यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा भाई इंट टाइप का ना वेरिएबल बना दे, तो भाई उसका ये मतलब होगा कि वो कह रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये इस टाइप का डाटा अपने अंदर रखेगा और उसका साइज़ कितना होगा, ये दोनों चीज़ें बताता है। विच एंड हाउ मच, यानी कि किस तरह का और कितना डाटा आप उसके अंदर रख सकते हो। Different data types have different sizes in memory and cout command knows how to शो स्पेसिफिक डाटा टाइप ऑन स्क्रीन, यानी कि हर एक जो डाटा टाइप है उसका एक अलग किस्म का साइज़ है पड़ा, और सी आउट ये जानता है कि किस तरह से डाटा को स्क्रीन के ऊपर शो करना है। वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर वी यूज़ दिस वेरिएबल, हमें ना डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को उससे पहले इस्तेमाल करने के। डिक्लेयर का क्या मतलब है भाईजान, आपने एक जगह जाना है तो उसके लिए पहले आप कोई बुकिंग करते हैं। इसी तरह से भाई आपने अगर ना डाटा रखना है तो आप क्या करोगे कि पहले बुकिंग करोगे रैम के अंदर अपने जगह की, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर ये x की जगह बुक करूँगा, जैसे ये ऊपर मैं कर आया हूँ x की जगह बुक की, फिर आके नीचे मैं उसको असाइनिंग द वैल्यू कर सकता हूँ। तो पहले हमें डिक्लेयर, ये बुकिंग का मतलब यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेयर करना है पड़ा। अब हम डिक्लेयर कैसे करेंगे वो भी हम प्रोग्राम्स के अंदर पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सी हैज़ 3 डाटा टाइप्स टू स्टोर होल नंबर, यानी कि होल नंबर क्या होता है, प्लस माइनस में कंप्लीट नंबर जिनके में पॉइंट या अंडर रूट या बटा ना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हैं, इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब ये क्या है बड़ी, जो इंट है दिस डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर होल नंबर, ये भी होल नंबर यूज़ करते हैं, ये भी होल नंबर, तीनों होल नंबर को करते हैं। तो फ़र्क क्या है,
इंटीजर 4 बाइट का डाटा स्टोर करते थे 4 बाइट के बराबर। 4 बाइट का क्या मतलब है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा नंबर आप एक इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 4 बाइट के अंदर जितना नंबर स्टोर हो सकता है वही आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ना हमें पता होगा, यानी कि इंटीजर 4 बाइट का डाटा ही स्टोर कर सकता है, 4 बाइट से ज़्यादा डाटा ये स्टोर नहीं कर सकता। अब 4 बाइट का डाटा कितना होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस तरह शॉर्ट जो है ये 2 बाइट के बराबर डाटा करता है और लॉन्ग 8 बाइट के बराबर डाटा स्टोर कर सकता है। 8 बाइट से ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकता। तो 8 बाइट का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे ये एक ब्लॉक 1 बाइट का है, तो जब आप इंटीजर लिखोगे तो इंटीजर के टाइम पे 4 ब्लॉक्स के ऊपर वो x का नाम लिख देगा, इन सब कुछ x का नाम दे देगा और ये एक वेरिएबल बन जाएगा। अब इसके अंदर कितना डाटा आ सकता है वो स्टोर हो सकता है। इसके अंदर 4 बाइट आ सकता है। अगर आप लॉन्ग कहते हो तो लॉन्ग के लिए 8 के 8 मेमोरी स्पेसेस फिक्स हो जाएंगी, जिनका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल y। तो अब इन 8 बाइट के अंदर जितना डाटा आ सकता है आप एक वेरिएबल में उतना डाटा लिख सकते हो, उससे ज़्यादा डाटा नहीं लिख सकते। इसको डिक्लेयर करने, इन तीनों को डिक्लेयर करने का मेथड, यानी कि अगर आपने भाई पहले जगह बनानी है, बुकिंग करनी है, तो उसके लिए क्या मेथड है कि इसके लिए आप लिखोगे इंट एक्स, इसके लिए लिखोगे शॉर्ट एक्स, इसके लिए लिखोगे लॉन्ग एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंट एक्स का मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल एक्स नेम से बना देगी जो कि इंटीजर टाइप का होगा। शॉर्ट में ये होगा कि ये शॉर्ट टाइप का डाटा, यानी कि शॉर्ट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएगा, और लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप का। इसके अंदर 2 बाइट, इसके अंदर 4 बाइट और इसके अंदर 8 बाइट तक डाटा स्टोर हो सकता है। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, इंटीजर। आगे फॉर रियल नंबर, रियल नंबर का ये मतलब है माइनस प्लस इस तरह के नंबर अगर आपने स्टोर करने हो तो उसके लिए आपके पास 2 होते हैं सी टाइप में डाटा टाइप, फ्लोट एंड डबल। इसके अंदर आप रियल नंबर करते हैं, इसके अंदर भी आप रियल नंबर करते हैं। ये 4 बाइट तक स्टोर कर सकता है फ्लोट, और डबल 8 बाइट तक स्टोर कर सकता है। टू डिक्लेयर फ्लोट वेरिएबल वी राइट, फ्लोट को लिखने के लिए फ्लोट एक्स और डबल को डिक्लेयर करने के लिए डबल एक्स। अब बार बार मैं बता रहा हूँ, डिक्लेयर का ये मतलब है कि आप मेमोरी में बुक करते हो, भाई इस नाम से इतनी मेमोरी मुझे दे दो। तो फ्लोट एक्स लिखोगे तो वो 4 बाइट की मेमोरी आपके एक्स के नेम से सेव कर देगा मेमोरी के अंदर। और उसके अंदर डाटा किस तरह का स्टोर हो सकता है, रियल नंबर स्टोर हो सकते हैं। जस्ट जब आप डबल एक्स लिखोगे तो वो 8 बाइट के बराबर डाटा के ऊपर एक्स नाम लिख के उसको आपके लिए फिक्स कर देगा। अब वो खाली है, अभी वो है खाली, आपने कोई वैल्यू नहीं लिखी। तो जब आपने बना लिया फिर आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। और वो ऐसे कैसे असाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से। टू स्टोर करैक्टर, करैक्टर का मतलब ABCXYZ, कोई भी आपने चीज़ रखनी हो तो उसके लिए आपके पास एक है CHAR, आप लिखते हो। ये एक सिंगल करैक्टर स्टोर करने के लिए होते हैं, यानी कि जैसे ABXY इस तरह से। और ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 1 बाइट के बराबर डाटा स्टोर कर सकती है। इसको हम कैसे शो करते हैं, डिक्लेयर करैक्टर एक्स। तो अब ये क्या करेगा कि एक्स नेम से एक करैक्टर वेरिएबल बना देगा, यानी कि एक्स एक वेरिएबल बनाएगा बॉक्स, और उसके अंदर आप एक करैक्टर रख सकते हैं और उसका साइज़ 1 बाइट है बड़ा बस, और उसका नाम ये एक्स रख देगा जब आप यूँ लिखोगे। इसका मतलब ये है टू साइन द वैल्यू टू अ करैक्टर डाटा टाइप वी हैव टू पुट सिंगल क्वार्टर्स अराउंड द वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन द डाटा टाइप। यानी कि जब आपने ना करैक्टर के अंदर डाटा लिखना है ना, रखना है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे कि आपको भाईजान इसके ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स, मैंने करैक्टर टाइप का एक्स लिख दिया, यानी कि CHAR एक्स जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक वेरिएबल बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने इसके अंदर वैल्यू लिखनी है तो मैं लिखूँगा एक्स इज इक्वल टू, अब मुझे सिंगल क्वार्टर्स के अंदर पहले वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सिंगल क्वार्टर्स के अंदर वैल्यू लिखूंगा तो ही वो स्टोर होगी एज अ करैक्टर, नहीं तो वो स्टोर नहीं होगी। हाँ, जब हमने इंटीजर्स वगैरह में लिखना होता तो हम लिखते हैं इंट एक्स और फिर उसमें वैल्यूज लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 5, फिर हम कोई क्वार्टर्स वगैरह नहीं लगाते। पर करैक्टर स्टोर करते हुए आपने क्वार्टर्स लाजमी लगाने। You can store number in the character data type but calculation cannot be done over the variables। यानी कि हाँ भाई आप ना कर सकते हो नंबर भी स्टोर, सिर्फ करैक्टर ABC हम इसमें स्टोर नहीं करते बल्कि नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। बट एक बात के ना, जो नंबर्स हैं वो फिर इधर आप करोगे ना एक्स इज इक्वल टू 5 इंटीजर में, तो आप उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हो, जमा मुनाफी कर सकते हो। लेकिन अगर आप करैक्टर के अंदर कोई नंबर स्टोर करोगे तो भैया उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं स्टोर कर सकते हो सकती, वो वैसे एक लफ्ज़ के तौर पर सेव हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वही सेम जमा नफी ज़रब तकसीम के लिए हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 करैक्टर्स हैं, आपने ना 2 वेरिएबल्स बना लिए, आपने 2 वेरिएबल्स बना लिए। तो वेरिएबल्स में ये है कि ना आप उनको जमा करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई, मैंने ऊपर डिक्लेयर कर चुका हूँ, चले मैं डिक्लेयर भी यहीं कर देता हूँ, इंट एक्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इंट एक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। दूसरा मैं बनाता हूँ इंट
वाई, दो वेरिएबल मेरे बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स के अंदर ना एक वैल्यू लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3। मैंने दो वैल्यूज दे दी। अब क्या होगा कि मैं अगर इन दोनों को जमा करना चाहता हूँ तो भाई मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई, तो वो इन दोनों को जमा कर देंगे। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का मेथड, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू अपना डाटा प्रोसेस कर सकते हो, डाटा लिख सकते हो, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ रख सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, सॉरी। तो जब आपने कैलकुलेशंस करनी हो किसी भी दो डाटा टाइप्स के अंदर, आपने एक वेरिएबल में कोई जगह रखी हुई है, उसको आपने जमा करना, तो आप लिखोगे ए प्लस बी। अलजबरा में हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन सी के अंदर हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये काम है जो आपने करना है अलजबरी, यानी कि हम अपनी बुक्स वगैरह में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब जो हम लिखेंगे सी के अंदर वो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ज़रब के लिए स्टार का साइन, और डिवाइड के लिए ये बटा का साइन, और मॉडुलस के लिए ए मॉडुलस बी। मॉडुलस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ कहा 5 इंटू 3, तो मॉडुलस का ये मतलब है कि भाईजान आप ना डिवाइड करना चाहते हो दो नंबर्स को, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 आप करेंगे तो 5 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर, 3 डिवाइड बाई 1, 3 1 3। तो अब आपका पीछे आंसर क्या रहेगा, 2। अगर आप डिवाइड करोगे तो वो आंसर आपको ये 1 दिखाएगा, लेकिन अगर आप करोगे मॉडुलस तो मॉडुलस के टाइम पर आपको ये वाला जो बच्चा यानी कि रिमाइंडर है वो रिमाइंडर दिखाएगा, ये मॉडुलस होता है। अरिथमेटिक प्रेसिडेंस, अच्छा आपको बचपन में याद होगा हमने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से जब प्रोग्रामिंग में अगर आपने एक इक्वेशन लिख दी है तो उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट होगी। अब छोटी ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। evaluated second, if there are several they are evaluated from left to right, यानी कि इसको लेफ्ट से राइट, यानी कि सबसे पहले मॉडुलस होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से अगर प्लस माइनस में तो सबसे पहले माइनस होगा और फिर प्लस होगा। ये हमारी वो अरिथमेटिक प्रेसिडेंस है, यानी कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब ना मैं इंसानों की आपको कॉन्सेप्ट तो दे दिया, अब हम इसको ना यूज़ करके देखते हैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स में। ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इस लाइन का ये मतलब है कि भाई वो कह रहा है कि हाँ ये आईओ स्ट्रीम को फाइल को अटैच कर लो साथ। इसके आगे हम डॉट एच नहीं लिखेंगे, डिव C++ में इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का मेथड के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दें। अच्छा यहाँ पर ना हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ये ना असल में सी आउट वगैरह है ना। अब यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये है पढ़ा कि भाईजान हमारे जो वो मोबाइल उसके ऊपर प्रोग्राम लिखे हुए हैं हैंडआउट्स के ऊपर, उनमें ना उन्होंने iostream.h और एडिटर में बनाया, लेकिन हम इनको लिख रहे हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर जब हमने ये फाइल अटैच की है तो इसके अंदर जब हम ये सी आउट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए समझ लो ये एक वेरिएबल की तरह है। तो हम इस लाइन से ये बताते हैं कि भाईजान यहाँ पर हम ना कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले हैं जो इस फाइल के अंदर पड़े हैं, जो ऊपर हमने यूज़ किए हैं। तो जब भी आपको ऐसा लफ्ज़ नज़र आए उसको पहले उस फाइल में जाकर देख लो, अगर फिर ना मिले तो फिर हमें एरर देना। तो ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मतलब ये है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे डिव C++ में किसी में भी, तो आप ये लाइन साथ अटैच करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अच्छा अगर आप ये लाइन नहीं भी अटैच करते तो भी एक और ऑप्शन है, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद ये मेन आ गया, और ये सिंपल एक सी आउट, यानी कि भाई मैं कह रहा हूँ ये आउटपुट दिखाओ, ये वो डायरेक्शन, डबल कॉमा और वर्ल्ड वाइड, और ये टर्मिनेशन। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के दो तरीके हैं कि F11 दबा लें, या फिर यहाँ से जाकर फाइल और इसको करें सॉरी यहाँ पर कंपाइलर को कंपाइल कर लें और फिर F11 दबाएंगे तो ये रन हो जाएगा। अब ये कंपाइल हो गया और अब ये रन होगा, ये देखें अब मुझे हेलो वर्ड स्क्रीन पर शो हो गया, बाकी कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। कंप्यूटर को हमने बताया कि भाई ये कर, लेकिन हमने जो उसको कहा था कि सी आउट कर दे, यानी कि ये वाली लाइन स्क्रीन के ऊपर दिखा दे, तो उसने वो वाली लाइन स्क्रीन पर दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर ये ख़त्म करता हूँ और फिर करता हूँ तो फिर मुझे ये एरर देगा, देखें। और ये एरर क्या दे रहा है, ये नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। किस भाई सी आउट का मैं मतलब ही कोई नहीं पता, आप क्या कह रहे हैं कि सी आउट क्या करूँ मैं। तो उसके लिए क्या है, एक मेथड ये भी है कि STD और यूँ अगर आप लिखते हैं, अगर आपने ऊपर लाइन नहीं भी लिखी लेकिन अगर आप यूँ लिख देते हैं तो इसका मतलब भी सेम है। अब आप रन करेंगे तो अब भी रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और समझ भी नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या है कि हम ऊपर ही एक बार लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। अब हमें कहीं पर भी कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, सी आउट, मैं क्या कहता हूँ जी, आवर स्टडी सीकर्स में लिख देता हूँ, ठीक है। डबल क्वार्टर्स के अंदर हमेशा लिखेंगे स्टडी सीकर्स, ठीक है, और इसके आगे फिर कॉमास भी लगाएंगे यानी सेमी कॉलन लगाएंगे। अब अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये आ गया हेलो वर्ड और स्टडी सीकर्स। अभी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं करते, मैं कुछ भी हमारी बुक्स में नहीं बताया गया, तो हम अभी
कुछ यूज़ नहीं करते कि भाई अगली लाइन पर क्यों यूज़ नहीं हुआ या ऐसे या वैसे। सो ये सारा कुछ उन्होंने भी आगे भाई यही कुछ बताया हुआ है। अब ना भाई यहाँ पर वो हमें ना आगे प्रोग्राम एक बता रहा है। सो अब हम ये प्रोग्राम लिख कर देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई प्रोग्राम हम देखें, पहले मैं वहाँ प्रोग्राम समझाता हूँ फिर हम यहाँ लिखते हैं। वो कह रहा है भाई पहले एक इंटीजर बनाओ x, फिर इंटीजर बनाओ y, फिर इंटीजर बनाओ z। यानी कि हमने मेमोरी के अंदर 3 जगह बना ली। एक के अंदर हमने 5 रखा, एक के अंदर 10 और एक के अंदर हमने इन दोनों को जमा करके आंसर रख दिए। अब हम उसे कहते हैं भाई x की वैल्यू दिखाओ सी आउट x, y की वैल्यू दिखाओ सी आउट y और फिर हमें वैल्यू दिखाओ z इज इक्वल टू x प्लस वाई और फिर हमें उसकी वैल्यू दिखाओ। क्लियर होगी बात? ये हमने ना उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। तो अब क्या होगा कि अब हम ये प्रोग्राम लिखते हैं, मैं इधर ही लिखता हूँ। पहले हम लिखेंगे इंटीजर x, हमने एक इंटीजर बना लिया, फिर मैं लिखता हूँ इंटीजर y, फिर मैं लिखता हूँ इंटीजर z। 3 इंटीजर बन गए। अब मैं पहले के अंदर एक वैल्यू असाइन करता हूँ। x को मैं देता हूँ 5, y को मैं देता हूँ दे देता हूँ 7। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह करो, z के अंदर ना x प्लस वाई कर दो, यानी दोनों को जमा कर दो। अब क्या करेगा वो, यहाँ पर 3 पहले तो स्पेसिस बना लेगा x के अंदर यानी कि मेमोरी के अंदर, फिर वो एक के अंदर 5 रखेगा, एक के अंदर 7 रखेगा और फिर z के अंदर क्या रखेगा, इन दोनों को जमा करेगा और उनका आंसर किस में रख देगा, z में। अब हम इनको स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हम कैसे शो करवाएंगे, हम लिखेंगे भाई हाँ x सी आउट करवाएंगे। सी आउट हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा, सी आउट। अब हम x को शो करवाना चाहते हैं, तो पहले अगर आप डबल कॉमास में लिखोगे तो वो x को ऐसे कैसे दिखा देगा स्क्रीन के ऊपर। अब आप कहते हो जब आप लिखोगे ना सी आउट और सिंपल यूँ x लिखोगे, तो ये जब डबल कॉमास में रखोगे तो वो ऐसे कैसे यानी x इज इक्वल टू स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। जब आप यूँ लिखोगे सी आउट x, तो वो x के अंदर मौजूद वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। अगर अब हम रन करके देखते हैं तो ये देखें x इज इक्वल, ये जो x इज इक्वल यहाँ नज़र आ रहा है, असल में ये वाला x इज इक्वल है। ठीक है। और ये जो x है पड़ा, अब जब आप यूँ लिखोगे ना सिंपल कॉमास के बगैर, तो फिर वो क्या करेगा, वो इसके अंदर मौजूद वैल्यू दिखाएगा वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से अगर मैं y के लिए लिखता हूँ, ये देखें मैं लिखता हूँ भाई सी आउट y इज इक्वल टू मैं यहाँ y लिखूँगा तो फिर वो क्या करेगा, अब वो मुझे y की वैल्यू दिखाएगा। देखें x इज इक्वल टू 5 और यहाँ स्पेस नहीं देगा प्रोग्राम, और वो कैसे आएगी वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड y इज इक्वल टू 7, तो अब वो y इज इक्वल टू 7, ये y इज इक्वल टू ये वाला जो यहाँ पर है। ठीक है। और ये y क्या करेगा, वो वैल्यू शो करेगा जो उसके अंदर स्टोर है पड़ी। इसी तरह मैं कहता हूँ सी आउट z इज इक्वल, अब कॉमास लगाएंगे तो लिखेंगे z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब क्या करेगा, ये x प्लस वाई ऐसे कैसे शो कर देगा। रन करके देखें तो लास्ट में देखें ये आ गया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जैसे हमने यहाँ लिखा था वैसे के वैसे यहाँ आ रहा है। अगर मैं इसके आगे फिर एक सी आउट कमांड लिखता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ सी आउट और मैं कॉमा के बगैर यहाँ z लिखूंगा, तो भाईजान वो क्या करेगा कि वो जो z के अंदर वैल्यू पड़ी है ना वो मुझे दिखा देगा। अगर रन करेंगे तो अब देखें x के अंदर 5 है, y के अंदर 7 है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है और x में 5 और 7 12। तो अब मैंने इक्वल नहीं लगाया यहाँ पर, तो वहाँ पर भी y के आगे इक्वल नहीं आ रहा। तो जब आप डबल कॉमास में लिखते हो तो वैसे की वैसी स्क्रीन पर आती है। अगर वेरिएबल को आप डबल कॉमास के बगैर लिखते हो तो उसकी जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है वो वहाँ आ जाती है। सो ये हमारा प्रोग्राम है, सेम यही मैंने चीज़ आपको समझा दी, आप इसको पढ़ लेंगे। आगे इंट शॉर्ट डाटा टाइप्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए, ये भी वही प्रोग्राम है, बस इसके अंदर उन्होंने डाटा टाइप चेंज कर दिया, फ्लोट लिख दिया। इसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जिसको जो समझ नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, ये हमसे रब्ता कर सकता है। ये उनकी टिप्स हैं पढ़ी, ठीक है, ये पढ़ लें। यूज स्पेस इन कोडिंग टू मेक इट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि स्पेस देते जाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस दी हुई हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी बात, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, यानी कि रिजर्व वर्ड को हम वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं करते। जैसे कि सी आउट एक रिजर्व वर्ड है, उसको वेरिएबल आप किसी चीज़ को सी आउट का नाम नहीं दे सकते। देयर इज ऑलवेज मेन इन द सी प्रोग्राम, देयर इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि मेन को हमेशा रखना सी प्रोग्राम में, कभी रेज नहीं करना। राइट वन स्टेटमेंट पर लाइन, एक स्टेटमेंट एक लाइन पर लिखे, हम एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में छोटे से ना प्रोग्राम 3-4 बना के आपको वीडियो दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्राम यहीं तक जो कुछ पढ़ा इसका छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। पैरेंथेसिस और ब्रेसेस को हम या पेयर में यूज़ करें, यानी कि अगर ओपन करें तो क्लोज भी लगाएं। यूज़ पैरेंथेसिस फॉर द क्लैरिफिकेशन इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्लैरिफिकेशन के लिए, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला लिख रहे हैं तो हम यूँ ना करें कि बस भाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ये मल्टीप्लाई ये
नहीं, बल्कि उसके अंदर जहाँ जो स्टेप पहले है उसको पैरेंथेसिस में लिखें ताकि उनको क्लियर हो। डू नॉट फॉरगेट टू सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन लगाए। यहाँ देखें मैंने लगाए हुए हैं, इसलिए अगर आप इन चीज़ों को देख कर लगाएंगे तो कभी भी आपका एरर नहीं आएगा। और सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव टू द वेरिएबल्स नेम एक्स एंड एक्स इन टू डिफरेंट वेरिएबल। अच्छा, केस सेंसिटिव है, यानी कि भाई अगर आपने स्मॉल लिखा है तो आगे भी स्मॉल ही यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ पर ना कैपिटल एक्स लिख देता हूँ तो क्या होगा, वो एरर देगा। क्यों एरर देगा कि मैंने बड़ा कैपिटल एक्स को तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किया। नीचे देखें, एक्स वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि एक्स को आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। यहाँ पर आपके एरर्स आते हैं तो उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में जैसे जैसे एरर्स आएंगे मैं यहाँ पर आपको एरर्स पढ़ना भी सिखाऊंगा। सो ये आपका फर्स्ट थर्ड लेक्चर था। होप्स हो कि आपको बेटर समझ आई हो। अगर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये स्पेशल हैंड आउट्स लेने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। काइंडली वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।